प्रिय छात्रों, नमस्कार। पिछले सत्र में हमने अध्याय 9 जो है आपकी पुस्तक का, बल तथा गति के नियम, इस पर चर्चा प्रारंभ की थी और हमने देखा था कि बल क्या है, गति के लिए किस प्रकार का बल उत्तरदायी होता है या किस प्रकार के बल की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा था कि गति में अगर परिवर्तन किसी वस्तु की हमें लाना है तो वस्तु की गति में परिवर्तन के लिए सदैव असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अगर बल संतुलन में है तो उनका परिणाम शून्य होता है और उनके कारण वस्तु की गति की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ये तथ्य तो हमने भली भांति समझ लिया था कि असंतुलित बल ही गति के लिए या गति की स्थिति में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। दूसरी बात, हमने प्रारंभ किया था गति के नियमों को। जैसा कि पहले ही उल्लेख मैंने किया था कि गति के 3 नियम होते हैं, उसमें से हमने गति के प्रथम नियम का अध्ययन कर लिया था। गति का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी तरह से अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वस्तु गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी वस्तु की गति के स्थिति में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को हमने जड़त्व का नियम भी कहा था और इसके कुछ अनुप्रयोगों पे भी हमने बातचीत की थी। तो हमने देखा था कि जैसे पेड़ की डाली हिलाने पर फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं या किसी कंबल को उसमें से धूल झाड़ने के लिए डंडे से फटकना पड़ता है, ठोकर लगने पर हम आगे की ओर गिर जाते हैं, बस में अगर हम बैठे हैं अचानक बस चल पड़े तो हम पीछे की ओर गिरते हैं। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे थे। कैरम बोर्ड खेलते होंगे आप। कैरम बोर्ड खेलते समय आपने देखा होगा कि मान लिया ये एक गोटी है, इसके ऊपर कोई दूसरी गोटी है, स्ट्राइकर कभी कभी आपने बहुत तेजी से इसमें हिट किया तो होता क्या है कि जो ऊपर वाली गोटी है ये तो अपने स्थान पे रहती, अपने स्थान पे क्या हुई, आगे नहीं बढ़ेगी। नीचे वाली गोटी जो है आगे बढ़ जाती है और ऊपर वाली गोटी इसके स्थान पे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये भी जड़त्व के नियम पर आधारित परिघटना है। होता क्या है कि जब ये दोनों गोटियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो नीचे वाली गोटी जो है उस पर जब स्ट्राइकर टकराता है तो स्ट्राइकर टकराने के कारण नीचे वाली गोटी तो गतिमान अवस्था में आ जाती है, लेकिन जड़त्व के नियम के कारण ऊपर वाली गोटी अपने ही स्थान पर बनी रहती है। अपनी गति का क्या है, क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा है इसलिए इसकी गति में कोई परिवर्तन या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसलिए होता क्या है कि जब नीचे वाली गोटी अपना स्थान छोड़ देती है तो ये तब उसकी जगह पर आ जाती है। ऐसे हमने कैरम बोर्ड खेलते हुए कई बार देखा होगा। तो ये कुछ घटनाएं थी जो प्रथम नियम से संबंधित थी, गति के प्रथम नियम पर आधारित घटनाएं। इस तरह की घटनाओं को आप और भी अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते होंगे। तो आप एक सूची भी बना सकते हैं कि किन किन अनुभवों से या किन किन घटनाओं के आधार पर हम इस नियम को सत्यापित कर सकते हैं या इस नियम की आवश्यकता, इस नियम के आधार पर हम किन किन घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए थे, कुछ उदाहरण आप भी स्वयं सोचेंगे और देखेंगे और उनका आप सूचीकरण कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक अगले टॉपिक की ओर। उससे पहले उसकी भूमिका में मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि हमने ये कहा
कि वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु अपनी स्थिति को यथावत बनाए रखती है। अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और अगर वो गतिमान है तो उसी अवस्था में गतिमान रहेगी। इस नियम को हमने गति का प्रथम नियम या जड़त्व का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम कहा। लेकिन क्या बल लगाने के बाद प्रत्येक वस्तु में या उसकी गति की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है? हम विचार करें कि अगर कोई संदूक है या कोई मेज है, कोई भी वस्तु है हमारे पास निकट हमारे रखी हुई है, धरती पर जमीन पर रखी हुई है, और हम उस पर बल लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि सामान्यतः कम बल लगाने पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो वस्तु क्या कर रही होती है, उस बल के विरुद्ध अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु यह चाहती है कि मैं जिस स्थिति में हूं उसी स्थिति में बनी रहूं। अर्थात अगर वो गतिमान भी है और हम उसकी गति में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं कोई बल लगाकर, तो वस्तु उस परिवर्तन का भी विरोध करने का प्रयास करती है। यानी प्रत्येक वस्तु का यह गुण होता है कि वो बाह्य बल के प्रभाव से अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को ही बोलते हैं जड़त्व। ये जड़त्व शब्द अभी हम इसका प्रयोग पहले कर चुके हैं। गति के प्रथम नियम को हमने इसीलिए जड़त्व का नियम कहा था। जड़त्व का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक वस्तु या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल के प्रभाव से अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यहां पे स्थिति में परिवर्तन का मतलब कि अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, स्थिर स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी, अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहने का प्रयास करेगी। तो ये वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण गुण है। यानी प्रत्येक वस्तु ऐसा प्रयास करती है कि अगर उस पर कोई बाह्य बल लगाया जा रहा है तो उस बल के प्रभाव से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। इसी गुण को हम बोलते हैं कि ये गुण वस्तु का जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया। अब ये जड़त्व किस वस्तु में ज्यादा होता है और किस वस्तु में कम होता है, इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉक्स है और ये खाली बॉक्स है, यानी एक हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है और हम इसको खिसकाना चाह रहे हैं। तो खाली बॉक्स को जब हम खिसकाना चाह रहे होंगे तो हम इस पर क्या करेंगे, पहले बहुत थोड़ा सा बल लगाएंगे। थोड़ा सा बल लगाएंगे तो यह नहीं खिसक पाएगा, लेकिन बल की मात्रा थोड़ी और बढ़ा देंगे, यानी बाह्य बल इस पे जो लगाया हमने वो एक निश्चित मात्रा में अगर हम लगा दें, थोड़ी और मात्रा बढ़ा दें बल की, तो ये बॉक्स खिसक जाएगा। तो इसने भी क्या किया, अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का, और किसके कारण होने वाले परिवर्तन का, बाह्य बल के कारण होने वाले परिवर्तन का एक हद तक क्या किया, विरोध किया। यानी इसके अंदर भी क्या रहा, जड़त्व का गुण था और जड़त्व का गुण है। अब दूसरी अवस्था में हम लेते हैं कि अगर इस बक्स में हम किताबें भर दें या कुछ सामान भर दें, हमने इसमें बहुत सारी किताबें भर दी।
अब ये बॉक्स क्या है, खाली नहीं रहा। अब हम फिर से इसे खिसकाने के लिए बल लगाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि पहले जितना बल लगाकर हम इसे खिसका पा रहे थे, अब हमें उससे कहीं अधिक बल की आवश्यकता होगी। ये तो सामान्य जीवन का अनुभव है कि कोई खाली बॉक्स होगा, उसको खिसकाना सरल होता है। सरल होने का मतलब उसे खिसकाने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होती है, जबकि अगर उसी बॉक्स को हम भर दें तो भरे हुए बॉक्स को खिसकाना ज्यादा कठिन होता है। और कठिन होने का मतलब कि उसे खिसकाने के लिए हमें ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। तो हमने ये देखा कि जब ये खाली है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध तो कर रहा है, लेकिन कम। वो विरोध की जो मात्रा है, विरोध की मात्रा कम है। उस विरोध की मात्रा को, वो जो विरोध करने का गुण है, उसको क्या कहा हमने, जड़त्व। तो जब हम खाली बॉक्स की बात करेंगे तो इसका जो जड़त्व है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम इसे भर दें, भरा हुआ बॉक्स जब हम लेंगे तो इसके जड़त्व की मान अधिक होगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, अपने जो वैज्ञानिक शब्दावली है उसके आधार पर, कि भरा हुआ जो बॉक्स है उसका जड़त्व खाली बॉक्स की तुलना में अधिक है। क्यों हुआ है अधिक? क्योंकि भरे हुए बॉक्स में हमने खुद अनुभव किया है कि भरे हुए बॉक्स क्या करता है, अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का ज्यादा विरोध करता है। अब इनमें अंतर क्या है? स्पष्ट है कि एक बॉक्स खाली, एक बॉक्स भरा हुआ है। तो बॉक्स के भरने से और खाली होने में, इन दोनों अवस्थाओं में अंतर क्या आया, कौन सी राशि में इनके अंतर आया? तो हम स्पष्ट कहते हैं, आपने क्या किया कि इसको भर दिया, किताबों से भर दिया। किताबों में भरने से क्या कहेंगे, इसका क्या बढ़ गया, इसका द्रव्यमान बढ़ गया। तो क्या बढ़ा इसमें, द्रव्यमान। ये द्रव्यमान सीधे सीधे संबंधित है जड़त्व की माप से। यानी अगर द्रव्यमान अधिक है तो वस्तु के जड़त्व की माप भी क्या है, अधिक है। और द्रव्यमान अगर कम है तो वस्तु के जड़त्व की माप भी क्या है, कम है। इसका मतलब जो द्रव्यमान नाम की भौतिक राशि है, ये क्या करती है, वस्तु के जड़त्व की माप को ही प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान शब्द हम बहुत पहले सुनते आए हैं, तो आज हमें इसकी द्रव्यमान की कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, ये भी स्पष्ट हो गई होगी कि द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप है। हम ऐसे कह सकते हैं कि द्रव्यमान, जिसको हम मास भी कहते हैं, किसी वस्तु के जड़त्व की माप। यानी अगर हम द्रव्यमान की परिभाषा एक निर्धारित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप को ही उसका द्रव्यमान कहते हैं। ये जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में मास कह रहे हैं, इसलिए इसका प्रतीक m हम प्रयोग करते हैं। यदि आपको किसी सूत्र में m लिखा दिखाई दे रहा है, इसका तात्पर्य क्या है कि वो द्रव्यमान का प्रतीक है। और द्रव्यमान को मापने के लिए हम जो मात्रक प्रयोग करते हैं, हमारी जो मानक पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, उसमें द्रव्यमान का जो मात्रक है, सभी जानते हैं, किलोग्राम होता है, जिसको हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने देखा कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। और एक वाक्य मैंने प्रयोग किया कि हम दुकान में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 5 किलो चीनी दे दीजिए। तो एक्चुअल में, वास्तव में जो हम किलो कह रहे होते हैं वो किलो नहीं है, हमें बोलना चाहिए कि 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। अब ये 5 किलोग्राम क्या प्रदर्शित करता है,
5 किलोग्राम का मतलब हुआ कि जो चीनी हम खरीद के ला रहे हैं उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। तो द्रव्यमान जो है क्या है, इसकी अवधारणा भी हमें स्पष्ट हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो द्रव्यमान है ये किसी वस्तु की गति पर क्या प्रभाव डालता है, और वस्तु की गति पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे कि आपने देखा है कि अगर द्रव्यमान, अगर कोई आपके पास एक फुटबॉल रखी हुई है, उस फुटबॉल को अगर हम क्या करें, किक मारेंगे, ठोकर लगाएंगे, तो फुटबॉल आसानी से बहुत दूर तक चली जाती है। उसी फुटबॉल के स्थान पर अगर हम उसी आकार का उतना ही बड़ा वैसा ही एक गोलाकार पत्थर रख दें तो क्या किक मारने से वो भी उतनी दूर जाएगा? पत्थर पे किक मारना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एक तो हमें चोट ज्यादा लगेगी और पत्थर खिसकेगा भी नहीं। तो फुटबॉल में और पत्थर में अंतर क्या था? फुटबॉल भी उसी आकार की थी और पत्थर भी उसी आकार का था, लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं। तो द्रव्यमान भी गति को प्रभावित करने वाला एक कारक है। आपने ये भी देखा होगा, वही किसी भी वस्तु को खिसकाने का उदाहरण, एक छोटी जो हाथ की ठेली होती है उसे हाथ से खिसकाना आसान होता है, लेकिन ट्रक को क्या हम ऐसे ही हाथ से खिसका सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। कारण क्या है कि ट्रक का द्रव्यमान ठेली के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक है। इसलिए द्रव्यमान एक ऐसा राशि है जो गति को काफी हद तक प्रभावित करती है। तो एक राशि तो है द्रव्यमान जो गति को प्रभावित कर रही है। दूसरा, अगर हम वेग पर विचार करें, तो किसी वस्तु का वेग गति को या उसके प्रभाव को, वस्तु के प्रभाव को किस तरह से इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है, इसको भी हम थोड़ा विचार करें। तो आप देखिए कि अगर हम एक ही किसी दो गोलियां ले लें, मैं उदाहरण आपको बंदूक की गोली का ही दे सकता हूं। बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली, दो गोलियां हमने ली और उनके द्रव्यमान दोनों के समान हैं, क्योंकि एक ही बंदूक की एक ही प्रकार की गोली हम ले रहे हैं। अगर हम एक गोली को किसी के हाथ से फेंक कर मार दें तो मैं समझता हूं कि उसे जो चोट लगेगी वो बहुत कम चोट लगेगी, कोई खतरनाक स्थिति सामने नहीं आएगी। लेकिन उसी गोली को अगर बंदूक में रख के चलाया जाता है तो वो किसी की जान भी ले सकती है। इसका मतलब जब हमने बंदूक से गोली को चलाया तो हाथ से गोली फेंकने की तुलना में वो प्रभाव जो हुआ उस वस्तु पर गोली का, वो प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ। ऐसा क्यों हुआ होगा? अब तो इनके द्रव्यमान भी समान है, दोनों स्थितियों में गोली हमने एक ही प्रकार की प्रयोग की है। तो ऐसा आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब का वेग क्या है, कम है, उसी गोली को अगर हम बंदूक से छोड़ रहे होते हैं तो उसका वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ने से भी गोली का जो प्रभाव है वस्तु पर पड़ने वाला, जिस वस्तु से वो टकरा रही है, वो प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो वेग भी एक ऐसा कारक है जो वस्तु के प्रभाव में असर डालता है। यानी किसी वस्तु का प्रभाव किसी दूसरी वस्तु पर जो होता है टकराने पर, उस पर दो कारक हमारे प्रभाव डालते हैं। एक राशि है द्रव्यमान और दूसरी राशि है वेग। तो द्रव्यमान और वेग, इन दोनों का जो मिला जुला संबंध है वो किसी वस्तु की गति पर प्रभाव डालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम व्यक्त करते हैं संवेग के रूप में।
मोमेंटम। हम देख रहे थे कि द्रव्यमान भी और वेग भी दोनों भौतिक राशियां जो किसी एक ही वस्तु से संबंधित हैं, ये उस वस्तु के प्रभाव को व्यक्त करती हैं सम्मिलित रूप से। और किस रूप में व्यक्त करती हैं उसका हमने नाम दिया यहाँ पे, एक अन्य भौतिक राशि ली गई संवेग। अब क्योंकि संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर कर रही है, इसलिए निश्चित है कि इसका संबंध इन दोनों के आधार पर ही हम निकाल सकते हैं, या संवेग को दोनों के आधार पर ही हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो जो संवेग होता है ये क्या होता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या है, संवेग है। क्योंकि द्रव्यमान और वेग ही दोनों राशियां प्रभावित कर रही हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकरा रही है तो कौन सा कारक होगा जो उस गति को या दूसरी वस्तु को प्रभावित करेगा, वो कारक होगा संवेग। ये संवेग जो राशि है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो संवेग हमने देखा क्या है, संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं और परिभाषा के आधार पर संवेग होगा द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर m इंटू V। इसका मात्रक क्या होगा, सूत्र के आधार पर हम निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेग का मात्रक भी हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हुआ, जिसे हम प्रतीकों के रूप में केजी मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो यह संवेग एक ऐसी राशि है जो किसी भी गतिमान वस्तु के प्रभाव को व्यक्त करती है, और यह बहुत महत्वपूर्ण राशि है। तो आज हमने देखा आज के अध्याय में कि एक तो गति का प्रथम नियम क्या था, उस पर एक हमने उसका दोबारा से रिकैप किया, पुनरावृत्ति की, कि वस्तु का जो एक बाह्य बल के प्रभाव से या वस्तु पे अगर बाह्य बल न लगाया जाए तो वो सदैव अपनी स्थिति को क्या करती है, बनाए रखती है यथावत। यानी स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसके बाद हमने एक वस्तु का गुण जड़त्व, उस पर चर्चा की कि जड़त्व क्या है, कि प्रत्येक वस्तु जब बाह्य बल लगाया जा रहा है उस पर, तो बाह्य बल के प्रभाव से अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और इसी गुण को यानी बाह्य बल के प्रभाव से अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने के गुण को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व के बाद द्रव्यमान जो जड़त्व की माप है उस पर चर्चा की, और फिर संवेग, द्रव्यमान और गुणनफल के वेग को हम संवेग कहते हैं। तो संवेग नामक भौतिक राशि पे हमने चर्चा की। इसी क्रम को हम अगले सत्र में आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।